आप सभी का इस नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा और आपने पहले देखा भी होगा कि इसके पहले भी मैं आपसे भारत-चीन संघर्ष के मुद्दे पर मिलता रहा हूं और अब इसी चीज़ को मैं आगे लेकर के चलूँगा कि जब भारत-चीन संघर्ष आगे चल रहा था, कि जब शुरुआत हो चुकी थी, एक तरीके से भारतीयों को स्पष्ट हो चुका था कि अब संघर्ष ही एक तरीका होगा। तो भारतीय सेना की मूवमेंट या जो ऊँचे बैठे सेना के अधिकारी थे या जो सरकार और सत्ता थी, उसके दिल में क्या चल रहा था? और ऐसे क्या कारण थे कि भारतीय सेना को वहाँ पर पराजय का मुँह देखना पड़ा? इन सब चीज़ों को लेकर के भी मैं आपसे इसी सत्र में फिर से एक बार रूबरू होता हूँ। चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर थी कि ऊपर जो लोग बैठे थे 4 लोग, वही काफ़ी हद तक नीति निर्धारक थे। रक्षा मंत्री जनरल थापर जो आर्मी चीफ थे, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल एल.पी. सेन और लेफ्टिनेंट जनरल बी.एम. कौल। 4 लोग थे जो पूरे तरीके से इससे जुड़े हुए थे। जनरल उमराव का नाम जो आता है, वो इस सेंस में आता है कि जनरल उमराव उस समय नेफा एरिया में मौजूद थे। ये कहा जाता है कि एक वक्त था जब 4 तारीख को अक्टूबर में जनरल सेन, जनरल कौल, जनरल उमराव, ये तीनों लोग एक साथ थे। जनरल सेन और कौल के बीच में एक आपस में तनातनी थी। इस चीज़ को कहीं न कहीं बातों से क्लियर होता है। जब जनरल सेन ये कहते हैं कि नेफा में अब उनका कोई रोल नहीं रह गया, जब उन्होंने वहाँ पर कौल को भेज दिया। उन्होंने मतलब कि ऊपर वाले जब दिल्ली से जब चले गए कौल साहब नेफा, तो सेन का कहना ये है कि अब फिर मेरा वहाँ पे कोई भी रोल नहीं रह गया। प्रश्न ये उठता है कि क्या 2 जनरलों के बीच, जबकि सेन उनके सीनियर थे, क्या इतनी ज़्यादा आपसी कड़वाहट थी कि यहाँ तक कहना पड़ा कि मेरा वहाँ पे कोई रोल नहीं रह गया? या जो जूनियर थे कौल साहब, क्या उनको अपने वरिष्ठों से राय नहीं लेनी चाहिए थी, या एक वो अलग ही दुनिया में थे? जो भी अक्सर ये कौल साहब कहते हैं कि जो हार हुई उसके लिए उस समय के जो लोकल लेवल के अधिकारी थे या जो दिल्ली में वरिष्ठ लोग थे, वरिष्ठ में कौन है आपको समझ जाएँगे इसमें, कहीं न कहीं वो एल.पी. सेन पे हाथ उठाते हैं, उँगली उठाते हैं इसी चीज़ पे। तो उनका कहना है कि कहीं न कहीं जो लोकल लोग थे या जो वरिष्ठ लोग जो दिल्ली में बैठे थे, वो उसके लिए ज़िम्मेदार थे। मैं तो तैयारी में वहाँ पर बाद में गया। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर आप उस तैयारी में बाद में गए हैं और आपको लगा कि कोई चीज़ है, तो आखिर आपने उसको बदला क्यों नहीं? आखिर आप वहाँ पर कोर कमांडर के तौर पे गए थे। और दूसरी बात कि अगर आपको ऐसा लगा कि जूनियर्स ने कुछ गलती करी है, तो आपको फिर उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, या अपने सीनियर के खिलाफ भी आपको जनरल थापर को लिख के देना चाहिए था। मतलब ये चीज़ें जो हैं, कहीं न कहीं मिसिंग हैं। अब इसके साथ एक चीज़ और आगे बढ़ती है, वो ये है कि जनरल उमराव जो उसमें नेफा में मौजूद थे और जनरल कौल जब कोर कमांडर बन कर के गए, तो जनरल उमराव ने उनको बहुत सी बातें बताई थी कि भाई देखिए, ये एरिया पहाड़ी है, यहाँ पर इस तरह की नदी की भूमिका है, पहाड़ों के कारण जो है एक्शन लेने में दिक्कत होती है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम हमेशा चीनियों के सामने खड़े रहते हैं इस चीज़ को लेकर के कि हमें ये नहीं पता होता कि चीनी हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि हमारे पास वहाँ पर देखिए रहने का कोई ठिकाना तो था नहीं। मैंने आपको पिछले सत्र में बताया था कि बंकर उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा था। और बंकर भेजने की बात क्या थी, मतलब बंकर बनाने तक के सामान नहीं थे। उस तरह के सामान वहाँ पर नहीं थे, टेंट वगैरह कुछ नहीं था। मतलब एक तरीके से अगर कहा जाए तो सेना बिल्कुल खुले में पड़ी हुई थी और वो वहाँ पर लड़ने के लिए प्लान कर रही थी। जनरल कौल को उमराव ने इस बारे में भी बताया था कि भाई देखिए, यहाँ पर कुल्ली भी नहीं है और कुछ नहीं है, और हमको यहाँ पे एक समस्याएँ खड़ी हो जाएँगी लड़ने में। और अगर हमको चीनियों से लड़ना है तो कहीं न कहीं हमको चीनियों से हर मामले में 21 होना पड़ेगा। 18 या 19 होकर के हम खेल नहीं लड़ पाएँगे। देखिए, सीधा सा एक रूल है, जब आपको कहीं पर अटैक करना होता है, तो आपको लगभग 3 गुनी सेना का प्रयोग करना पड़ता है। ये एक अनुपात है, 1:3। अगर
खाई में बैठा हुआ है 2 आदमी, को अगर आपको न्यूट्रलाइज़ करना है, तो कम से कम आपको 6 आदमी चाहिए, ये एक रेशियो है। यही रेशियो देखिए कारगिल में भी चला था। इसी रेशियो की बात नेपोलियन भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको ऊपर चढ़ना है, फिर वो चीज़ें हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो है वो जो लोकल लोग थे वो जनरल कॉल को बताते थे, लेकिन उन्होंने भी मानने से मना कर दिया। एक और चीज़ सामने आती कि देखिए वो बहुत ज़िद्दी थे जनरल कॉल। एक बात सामने आती है, वो ये कहते थे कि तुम लोग पहाड़ की ऊंचाई को ज़्यादा बताते हो, और मतलब 12,000 फीट की बात चलती थी, तो कहते थे 5,000 फीट काट दो, 7,000 फीट ही बचेगा। उसके बाद जैसे कहीं पर जिक्र आता है कि 70 डिग्री की खड़ी चढ़ाई है, तो कहा कि तुम लोग झूठ बोलते हो, थागला कोई पहाड़ थोड़ी है, थागला तो पठार है। मतलब बिल्कुल अलग बेतुकी, मतलब कुतर्की और अजीब तरह के घमंड के आदमी थे। और देखिए जब आप घमंड में डूबे हुए होते हैं तो फिर आप किसी से कोई भी हो अगर घमंड में डूबा हुआ है, तो घमंड में डूबे हुए आदमी को आप कुछ भी बोलेंगे तो उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। यही हाल थी जनरल कॉल की। उनका घमंड ये क्यों था, अभी आपको कुछ देर में ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए चीनी लोग अपने तरफ डिप्लॉयमेंट सेना का अच्छे तरीके से इसीलिए कर पाए थे क्योंकि उनके उस तरफ का विकास हुआ था। जब जनरल थोराट, जनरल करियप्पा, जनरल थिमैया इस बात को बोलते थे कि भाई अभी ये चीज़ वहाँ पर नहीं है, कुछ दिन रुक जाओ, उन्होंने बोमडिला से आगे सेना नहीं भेजी थी, तो कहीं ना कहीं वो उनका एक दिल में या दिमाग में एक प्लान रहा होगा कि अभी कुछ दिन रुक जाओ, जब वहाँ पर जब रिसोर्स तैनात हो जाएंगे या जब रिसोर्स भेज देंगे तो उसके बाद भी हम सेना वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक दिमाग में था ये नए लोगों को, ये जो उनके जाने के बाद जो जनरल्स आए थे, कि वो लोग जो थे उन तीनों की बात को नहीं मानते थे। ये बात तो सही है, और विकास हुआ नहीं। जब विकास नहीं हुआ तो आखिर सेना का इतना तेज़ी से डिप्लॉयमेंट आप कैसे कर पाएंगे। आज जब डिप्लॉयमेंट की जब सोच रहे हैं तभी तो ये प्रॉब्लम खड़ी हुई कि सेना को 21-21 दिन पैदल चलना पड़ता है। अगर जनरल कॉल को, जनरल सेन को पैदल चलवा दिया जाता 21 दिन, तो शायद उनको समझ में आ जाता कि कैसे काम होते हैं। ये घमंड की जो परिभाषाएं हैं, इसी के कारण भारतीय सेना का वहाँ पर पराजय का मुंह देखना पड़ा, जिसके लिए मेरे ख्याल से शायद यही लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो उसकी रिपोर्ट बनी, जो कमेटी बनती है, उसकी रिपोर्ट कभी सामने नहीं आती, चाहे वो कारगिल वाली रिपोर्ट रही हो, चाहे इनकी रिपोर्ट रही, क्योंकि सीक्रेसी एक्ट तो इन पे चलता ही है सेना पे, और सुरक्षा से संबंधित कोई भी एजेंसी आज भी आरटीआई से बाहर है। मैं ये नहीं कहता कि उनको आप आरटीआई में ले आइए, लेकिन प्रश्न ये है कि कुछ चीज़ों के खिलाफ जांच हो करके उस पर एक्शन होना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो, क्योंकि एक तरीके से ये अक्षम्य अपराध था। इतनी बड़ी सेना का मूवमेंट करवा दिया गया, वो भी बिना किसी संसाधन को मुहैया कराए हुए। खैर हम आगे चलते हैं। जनरल कॉल को ये भी लगता था कि जो वहाँ लोग बैठे हुए हैं ग्राउंड पे, ये अपने कर्तव्य को अच्छे से नहीं निभाते। भाई आप अपना कर्तव्य देख सकते हैं, आप दूसरे के कर्तव्य को कैसे सोच सकते हैं कि कोई अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहा है कि नहीं। दूसरी बात एक चीज़ और भी थी कि जब जनरल कॉल वहाँ पे आए थे तो उनकी जो बातचीत की शैली होती थी और जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो हर चीज़ में जल्दी जल्दी की थी। एक चीज़ और है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इनको कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ में आती थी कि जनरल कॉल को ये लगता था, या अगर हम जनरल कॉल की भी बात ना करें तो सरकार को ये लगता था, क्योंकि कृष्णा मेनन साहब को ये कहा था चीन के विदेश मंत्री ने कि आप कोई कार्रवाई करेंगे तो कार्रवाई करने की बात नहीं थी, ये कहा था कि हम आप पर हमला नहीं करेंगे। कार्रवाई की बात नहीं थी, ये कहा था कि हम आप पर अटैक नहीं करेंगे। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि ऐसा है कि अगर ये अटैक नहीं करेंगे तो सेना के मूवमेंट करवा दो, जो हमारा ये एरिया कब्जा करके बैठे हैं उसको छुड़वा लो, उनकी ओर से विरोध होगा नहीं। एक चीज़ बताइए, फिर से गलती, मैंने आपको पिछले सत्र में बताया था, माओ से तुंग जैसा आदमी तो कहता है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, सुनजो जो कहता है कि अपने दुश्मन को जानो तो 100 युद्ध जीतोगे। उस देश के लोग ये कह सकते हैं कि आप अगर
वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम आप अटैक करोगे तो हम नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि हम हमारा प्लान आप पे अटैक करने का नहीं। तो इनको लगा कि भाई अच्छा मौका है, और अगर हम सेना के मूवमेंट करवा देते हैं तो जो हमारा जो एरिया गया हुआ है उसको हम वापस ले लेंगे। और इस मुहिम में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई किसको चुना जाए। जब श्रेय लेने की बात होती है ना, तो सब लोग अपना अपना करते हैं कि हम उसी कैटेगरी में जनरल कौल को चुना गया, क्योंकि वो सरकार के बहुत विश्वासप्रिय थे, विश्वसनीय आदमी थे कि जा भाई जाके मोर्चा जीतना है, वहाँ से कोई विरोध होगा नहीं, तुम यहाँ से पहुँच जाओगे। मतलब एक तरीके से इनको लगा कि जैसे स्टेज सजा हुआ है और अब बस दूल्हा आने वाला है और उसके हाथ में वरमाला पड़ेगी और उसके विजयश्री उसके गले में पड़ जाएगी। ये सोचना एक बहुत बड़ा जाहिलाना और बेवकूफ़ी भरा निर्णय था। आप ये कैसे यकीन कर सकते हैं कि वो अविश्वसनीय चीन आपको ये बोलेगा कि हम आप पर अटैक नहीं करेंगे, और आप उस पे अटैक करेंगे, उसका जो उसने जो आपका जो एरिया कब्जा किया हुआ उसका छुड़वाने जाएंगे और अटैक नहीं होगा। बस इसी श्रेय के चक्कर में जनरल कौल को वहाँ से यहाँ भेजा गया और उन्होंने पूरी की पूरी ब्रिगेड नामकाचू भेज दी। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम आपको अगर हम पढ़ा रहे हैं थागला और नामकाचू, तो ऐसा हालात जो है लद्दाख साइड में पैदा नहीं हुई होगी। दोनों ही सेक्टरों में, नेफा हो या लद्दाख, चीज़ें यहीं चल रही थी। लेकिन क्योंकि आपके कोर्स में यहाँ की चीज़ है तो इसलिए हम बता रहे हैं। लेकिन जितने भी पूरा बॉर्डर था, पूरे बॉर्डर की हरकतें ही चल रही थी। एक चीज़ और आती है कि जब जनरल प्रसाद थे, वो 4 अक्टूबर को जब अपने जूनियर से मिले तो उन्होंने वहाँ पे बताया कि भाई जनरल कोर को 4th कोर का जीओसी बनाया गया है, मतलब जनरल ऑफिसर कमांडिंग, उसको कोर कमांडर कहते हैं। तो लोगों के शक में ये बात आई कि भाई काफ़ी दूर तक तो कोई कोर खड़ी नहीं है। अभी आप देखे होंगे या सुनते होंगे, अगर आप थोड़ा सा भी जागृत हैं इस युद्ध या सेना के मामलों में, कि कुछ साल पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो यूपीए में आया था कि भाई 2 माउंटेन डिवीज़न खड़ी करनी है, उसी के लिए कई हज़ार करोड़ की मांग की गई थी। तो देखिए, माउंटेन डिवीज़न ये थोड़ी है कि हमने पेपर में खड़ा कर दिया और वो शुरू हो गई और वो युद्ध लड़ने पहुंच जाएगी। उसके लिए भर्ती होती है, हथियार होते हैं, उनके लिए घर बनाना पड़ता है, और भी गाड़ी खरीद फरोख्त होगी, उनका वेतन होगा, जहाँ ट्रेनिंग लेंगे वहाँ के अपने खर्चे होंगे, खाना पीना होगा। मतलब काफ़ी अच्छा खासा एक लंबा चौड़ा खर्चा होता है। और यहाँ पे पूरी पूरी कोर बना के वहाँ भेज दी गई। क्यों? क्योंकि उमराव को वहाँ से कैसे हटाते, तो उमराव वहाँ पे थे ही थे। 4th कोर को वहाँ पे एक नया बना दिया गया, 4th कोर के कोर कमांडर बना दिया गया जनरल कौल, और इस तरह वहाँ पे 2 लोगों को वहाँ भेज दिया गया। इसके साथ ही एक चीज़ और भी आती है कि 5 तारीख को कहा जाता है कि इन्होंने ही ब्रिगेड को रवाना किया था। एक बात समझिए, अगर ये कोर कमांडर थे तो इनके फिर नीचे मेजर जनरल भी होना चाहिए था, ब्रिगेडियर भी होना चाहिए था। तो ऑर्डर कोई भी आता है तो स्टेप बाय स्टेप आता है। ये कई जगह इन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ा है और इन्होंने ब्रिगेड को खुद से मार्च करने का ऑर्डर दिया कि आप इस जगह से वहाँ पर पहुँचिए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कोई भी बैकग्राउंड नहीं समझना चाहा। इस बारे में इन्होंने किसी भी तरह से किसी भी आदमी से वहाँ पर बातचीत नहीं करी। भाई, या तो देखिए ये हो सकता है कि ये दिल्ली से बहुत कुछ सोच समझ के आए हों, लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लगा। दूसरा क्या था कि वहाँ के जो बैठे हुए लोग थे, अफसर थे, उनको ये ढीला, सुस्त, ये सब तरीके से बोलते थे और जूनियर अफसर को बहुत डांटते थे। और अपनी कह दीजिए वाहवाही में या कुछ, देखिए अब चीज़ें तो जो वो कहते थे वही लोगों को समझ में आएंगी कि इस सफल अभियान को चलाने के लिए पीएम ने मुझे खुद चुना है और मैंने उनसे वादा किया है कि मैं यहाँ पर मौजूद रहूँगा और मैं खुद ऑपरेशन चलाऊँगा। अच्छी बात है। सेना को इस तरह की काबिलियत दिखानी चाहिए, सभी अफसरों को सामने खड़ा होना चाहिए, और यही भारतीय सेना की परंपरा रही है। जवान और अफसर सभी इस देश के लिए अगर अपने खून का एक एक कतरा भी बहाना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटते।
लेकिन सवाल दूसरा था, किस मोर्चे के लिए, जिसके लिए आपको कहा गया है कि वो अटैक नहीं करेंगे? क्यों बेवकूफ़ बना रहे थे आप? हो ये रहा था, उनको ये लगा था कि यहाँ पर अटैक तो होगा नहीं, सजा सजाया मंच मिल जाएगा, वहाँ पहुँच कर के हम जीत लेंगे और हमारी जो है वो तारीफ़ें होंगी। चीन अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इनको ऊपर से कहा गया था। लेकिन ये यहीं पर मात खा जाते हैं। जब देखिए चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि हम तुमको कोई माउंट एवरेस्ट पर तो भेज नहीं रहे हैं, जो बातें कही जाती हैं कि हम तुमको कोई माउंट एवरेस्ट पर भेज नहीं रहे हैं, और अगर हमारे आदेशों का पालन नहीं करोगे तो हम तुमको बर्खास्त कर देंगे। तो भाई अब बेचारा जो छोटे अफ़सर थे या जो सैनिक थे वो क्या करते? भाई ठीक है, लेकिन जब भी उनसे कोई बात की गई तो वो हमेशा चीज़ों को टाल देते थे। बिना कपड़ा, बिना राशन के 3 दिन का राशन दिए और सेना को उन्होंने भेज दिया कि आगे मार्च करो। देखिए, प्रोटोकॉल इन्होंने कई जगह तोड़ा है। कभी भी इन्होंने अपने जो कनिष्ठ अधिकारी हों या वरिष्ठ हों, उनसे ये सीधे बात करते थे, जो कि भारतीय सेना की परंपरा कभी नहीं रही है। दूसरा क्या है कि इनको ये लग रहा था, देखिए जब कहीं-कहीं पे आता है, ये सेन को कहते हैं, सेन साहब इनको कहते हैं कि जनता उस समय बड़ी नाराज़ थी और अगर जनता का मुँह बंद करना है, तो यही एक तरीका है कि जनता का मुँह बंद किया जा सकता है। जो सरकार की जो बुराइयाँ हो रही हैं, उससे सरकार को मुक्ति मिल जाएगी। और इनको ये भी लग रहा था कि हम तो फिर कुछ एक्शन चाइना लेगा नहीं, लेकिन सोचने की बात है कि अगर आप ये कुछ करेंगे तो आखिर चीन उस पे एक्शन क्यों नहीं लेगा? तो इतना बड़ा पागल थोड़ी है कि आपको अपना पूरा जो वो एरिया इतने मेहनत से कब्जा कराया हुआ है, उसको छोड़ देगा। मतलब थोड़ी-सी भी इस तरफ से अकल नहीं लगाई गई थी। 5 अक्टूबर को द टाइम्स ने एक लंदन में एक न्यूज़ छापी थी। उसमें कहा था कि पहले तो भारत सरकार को लगा कि चीन से ज़मीन ऐसे खाली करवा लेंगे, तो ये कहा गया कि भाई कम से कम बल प्रयोग करना, लेकिन जब समझ में आ गया कि नहीं हो पाएगा, तभी आर्डर जारी किया गया कि जो भी यथासंभव बल प्रयोग हो वो करो और इस जगह को खाली करवाओ। एकदम हालात इंटरनेशनल लेवल पर भी लोगों को समझ में आने लगे थे कि हालात क्या से क्या हो रहा है। एक चीज़ और भी थी कि मैंने आपको बताया कि किस तरह ये पहाड़ियों को कम करने की बात करते थे और पठार कहते थे कि वो 70 डिग्री का चढ़ाई नहीं है, पठार है, तुम लोग गलत जानकारी देते हो। जब वह लोकल लोगों से बात करते थे, लोकल अधिकारियों से, तो जब भी कोई बात होती थी कि भाई सामान नहीं है या हमारे पास इस तरह के कोई अभी इक्विपमेंट्स नहीं है या रिसोर्स नहीं है जिससे हम अटैक कर सकें, तो ये बड़ी एक तरीके से अगर कहा जाए तो इनकी तरफ से कोई अच्छी रिस्पॉन्स नहीं मिलती थी। लेकिन कहीं न कहीं इनको इस चीज़ का आभास था कि हालात ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए इन्होंने कुछ चिट्ठियाँ लिखी थी। उन चिट्ठियों में लिखा था इन्होंने कि देखिए, हमारे पास रिसोर्स नहीं है और अगर हमने चाइना के तरफ अटैक किया, तो अगर हमने बहुत ज़्यादा अगर वीरता का प्रदर्शन किया और अगर हमने चीन को भगा भी दिया, तो ये बड़ा मुश्किल है कि हम वहाँ पर अपना कब्ज़ा बरकरार रख पाएँ। क्योंकि अगर दूसरा चाइना का अटैक हुआ, पलटवार होती है, तो हम फिर अपना कब्ज़ा नहीं बना रख पाएँगे। इस चीज़ को इन्होंने जो है समझा था और कहीं इन्होंने शायद लिख कर के भी दिया था। एक चीज़ और भी है कि इन्होंने ये भी माना है कि सामान भी कम है और लेकिन इस पे ये कहते हैं कि ये जो लोकेशन थी, वो हमारे आने से पहले लोगों ने चुनी थी, अफ़सरों ने। तो भाई उस पे ये तर्क है कि अगर आपको ऐसा लगता था तो आखिर आप पहले बोल देते कि ये गलत था और फिर इसमें आप कोई एक्शन भी लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक चीज़ और समझ में आती है कि हो सकता है कि ये चीज़ें ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली से आए थे। शुरुआत में काफ़ी दिन तक तो कमांड ये दिल्ली से बैठ के करते थे। ऊपर जिसकी ये सर्वोच्च पद की एक बात करते हैं, सर्वोच्च पद, उसके बहुत मुँह लगे भी थे, फ्री भी थे, छुट्टी से लौटे थे। तो आखिर ऐसा क्या था? ये हो सकता है कि ये शायद इनको लगा हो कि अगर हम अपने छोटे अफ़सरों को या बड़े अफ़सरों को अगर हम फँसाने लगे, शायद जब जाँचें होंगी तो उससे हम बच जाएँगे। देखिए, हम आपको ये चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका मेन चीज़ है, देखिए कोर्स ख़त्म कराना बात नहीं है। बात इसकी है कि आपके अंदर ये एक राष्ट्रीय चेतना का और सुरक्षा के मामलों में आपके अंदर इस बात का ज्ञान होना चाहिए
कि आखिर वास्तव में अब हालात क्या थे, उस समय हालात क्या थे, आज के हालात क्या हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है, वो ये है कि सेना ने वहाँ पर किन परिस्थितियों में काम किया। कोई सुनने वाला नहीं था, ना ऊपर ना नीचे। तो जो सुनने वाला था, वो सुनता ही नहीं था। देखिए, ढोला चौकी या नाथूला या छागला का जो चयन हुआ था, वो किसी बहुत अच्छे इम्पोर्टेंस का कोई पॉइंट नहीं था कि कोई बहुत बड़ी कोई स्ट्रेटजिक पॉइंट की जगह रही हो। लेकिन अब दिल्ली से जो चीज़ें हुई या जो एरिया इन्होंने जो चूज़ करते गए, वो वहाँ पर सेना को अंत में कार्रवाई करने के लिए भेजा गया। ये तो आखिर भाई सेना की मजबूरी थी। दूसरी बात क्या थी कि देखिए 2 चीज़ें, 2 वहाँ पे सेना खड़ी थी, 2 यूनिट, 7 ब्रिगेड और 9 पंजाब। एक को तो कहा गया था कि आपको अतिक्रमण रोकना है, दूसरे को कहा गया था कि आपको सीमा को नियंत्रित करना है। और 9 पंजाब को तो आर्मी चीफ के साथ जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद आर्मी कमांडर ने मूव कराया है। तो इसकी बात आप समझ सकते हैं कि इसके मूवमेंट की जानकारी ऐसा नहीं कि आर्मी चीफ या आर्मी कमांडर को नहीं थी, सबको पता था कौन कहाँ से मूव कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी सामने आई कि लोगों ने उतना ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें लिया नहीं, बस मूव करा दो, आगे देखा जाएगा। देखिए 5 दिन तक जनरल कॉल भी वहाँ बॉर्डर पे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब 5 दिन तक जब जनरल कॉल भी थे, तो जाहिर सी बात है कि उस समय जो योजनाएं बनी, आपने उसको क्लोजली वॉच किया, तो जाहिर सी बात है कि आप उससे संतुष्ट थे, वरना आप उसको लिखते कि भाई ये चीज़ें गलत थी और उसको ऊपर आप बता दें। एक चीज़ और सामने आती है कि जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जिन पुलों के बीच में, पुलों मतलब कि वही लकड़ी के लट्ठे जो नदी को पार करने के लिए थे वहाँ पे, उसके बीच में जो सेना का डिप्लॉयमेंट, जो कॉल साहब ने खुद किया था, उनको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं थी कि 2 पुलों के बीच में आपको कैसे अपनी लोकेशन लेनी है, क्या करना है, लेकिन फिर भी उनको करवा दिया गया। एक चीज़ और सामने आती है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जब चीन के योद्धाओं की तारीफ़ करते थे, बहुत अच्छे से लड़ते हैं, उन्होंने कोरिया युद्ध में ये किया, वैसा किया। अरे भाई, आप सेना को, आप भारतीय हो या चीनी हो, आप ये सब बातें बता करके अपनी सेना का मोराल क्यों डाउन कर रहे हो? आपको तो करना चाहिए था कि हमने चीन में देखा है बहुत ख़राब तरीके से लड़ते हैं, इन्हें कुछ लड़ना थोड़ी आता है, ये तो बस ऐसे ही जीत गए हैं, भैंस को बिल्कुल ध्यान मत दो, वो तो आदमी मर चुका है। लेकिन नहीं, चीन ने क्या किया, चीन ने उसी जनरल को यूज़ किया जो कोरिया वार में यूज़ किया था, जिस आदमी को। तो अगर ये चाहते तो ये कह सकते थे कि भैया वो आदमी तो वही मर गया, सेना क्या जानती थी वहाँ पे। देखिए, आपको सेना का मोराल बूस्ट करना है तो आपको कुछ भी कह देने, ऐसा कुछ भी आप कह सकते हैं जिससे उसका मोराल बूस्ट हो, क्योंकि उसकी तो संख्या ऐसे ही कम है। ये तो आप डरा रहे हैं सेना को, ये तो एक तरीके से सेना से आप गद्दारी कर रहे हैं। खाना नहीं, पीना नहीं, कपड़े नहीं, राशन नहीं, रहने की जगह नहीं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि चीनी बहुत अच्छे से लड़ते हैं, उनको लड़ते हुए मैंने देखा है, और फिर अपनी राजनीतिक पहुंच की बात करते थे और एक चीज़ कहते थे कि राजनीतिक पहुंच है। और देखिए, वहाँ जब ये थे 6 दिन, 5 दिन, उसमें से 3 रात जो हैं, ये इन्होंने एक मसौदा तैयार किया जिसमें इन्होंने अपनी हताशा, सामान की कमी, इन सब का वर्णन किया है। लेकिन उसमें बाद में ये लिखते हैं कि जो भी संसाधन हो, उसी संसाधन से अब मैं मुझे जो काम दिया गया उसको पूरा करूँगा। उनका ये संदेश स्क्रिप्ट मतलब मैन्युस्क्रिप्ट में होते होते और फिर रक्षा मंत्री तक पहुँचते पहुँचते 3 दिन लग गए। आप समझ सकते हैं कि उस समय की संचार व्यवस्था कैसी रही होगी। एक चीज़ और सबसे बड़ी जो सामने आती है वो ये आती है कि 9 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई थी और उसमें जनरल कॉल ने माना था कि चीनियों को यहाँ से निकाल पाना मुश्किल है। अब सवाल आता है कि भाई आखिर ऐसा क्यों हुआ था कि जनरल कॉल को भेजा गया था। तो देखिए, जनरल कॉल को यहाँ भेजने के पीछे एक ही कारण था कि 29 सितंबर तक चीनियों को यहाँ से निकाल फेंकने की बात की गई थी। फिर वो डेट बढ़कर के 1 अक्टूबर होती है, फिर उसके बाद वो डेट बढ़कर के 5 होती है, उसके बाद 10 होती है। तो जो ऊपर बैठे हुए लोग थे उनको लगा कि भाई बहुत ढीले लोग हैं नीचे वाले, ऊपर से किसी को डिप्लॉय किया जाए। तो जनरल कॉल इसीलिए ऊपर से भेजे जाते हैं और उनको लगता है कि ठीक है,
अब ये ऊपर से भेज दिए गए हैं, अभी काम करा ले जाएँगे। वहाँ पहुँचने के बाद इनका एक और बयान था कि हमने देखा है ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट की जगह है और अगर इतनी स्ट्रैटेजिक पॉइंट की जगह को और राष्ट्रीय हित को देखते हुए अगर हमको 20,000 सैनिकों को भी शहीद होना पड़े तो कोई बुराई नहीं है, ये इनका बयान था। अगर राष्ट्रीय हित के लिए 20,000 सैनिक भी शहीद होते तो बुराई नहीं है, बिल्कुल बुराई नहीं है, मेरा मानना है। लेकिन उस युद्ध में आप मत फेंकिए किसी को जिस युद्ध में लड़ने का तरीका ही गलत हो। आप उनको रिसोर्स दीजिए, आप उनको सामान दीजिए, आप यकीन मानिए कि सेना तो छोड़िए, शायद भारत की जनता का हर एक आदमी अपने पूरे मनोवेग से लड़ेगा। लेकिन आप कोई सामान नहीं दे रहे, आप खाना-पीना नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, पैसे पड़े हैं आसमान के तले और आप कैसे आशा कर सकते हैं कि सेना लड़ेगी? सेना वहाँ तो कई लोगों की जान इसीलिए चली गई क्योंकि उनको खाना नहीं मिला और सर्दी लग गई या आसमान के नीचे पड़े थे। ये इन सब कारणों से बहुत से लोगों की जान गई या पहाड़ से गिर गए, बिना लड़े। लड़के शहीद होना तो गर्व की बात है। इस तरह तो भाई ये एक तरीके से अक्षम्य अपराध था, जिसके लिए शायद इन लोगों को मेरे पास शब्द नहीं है किस तरह की सज़ा देनी चाहिए थी। कपड़े की एक बात आती है कि कपड़े कहते जाते हैं कि भाई वहाँ पे जाएंगे तो उस जगह जाना है, कपड़े नहीं है, ऊंचाई है, बर्फ़ है, तो कहते हैं 6,000 कपड़े कनाडा से आ रहे हैं। मतलब बेवकूफ़ आदमी था बिल्कुल। इसको मतलब समझ में नहीं आता इसको जनरल किसने बना दिया प्रमोशन दे करके। कहाँ कनाडा, कहाँ था अगला, फालतू की बात कर रहा है, कह रहा है कि जो है 6,000 कपड़े आ रहे हैं वहाँ से, कनाडा से। एक और चीज़ भी जिक्र आता है कि सेना ने बोला कि भाई तोप नहीं है और हमको अगर आगे हम अटैक करेंगे तो हमको एक सपोर्ट चाहिए। ये हमेशा का रूल रहा है कि सेना जब भी कभी मार्च करती है तो उसको बैक सपोर्ट मिलता है। जैसे पीछे से तोपों की फायरिंग होगी, अगर टैंक हैं तो टैंक आगे चलेंगे, ध्वस्त करते चलेंगे एरिए दुश्मन के। उसके बाद पैदल सेना आगे मूव करती है, तो उससे क्या होता है कि पैदल सेना को बहुत नहीं लड़ना पड़ता। गुत्थम-गुत्था की लड़ाई हो या 1-2 आदमी सामने दिखे उनको फायर करना हो, वो काम फिर सेना करती है। पैदल सेना का काम है कब्जा करना, उस कब्जे को बरकरार रखना। लेकिन अगर आपके पास तोप है और टैंक हैं तो आपका ये एक सिस्टम है कि उसको आप सपोर्ट करेंगे पैदल सेना को। यहाँ पर जब सपोर्ट की जब डिमांड की गई तो सपोर्ट से साफ मना कर दिया गया। कहा कि तोपें नहीं हैं, तो कहा कुछ और व्यवस्था, तो कहा हम पैरा तोप भिजवाएंगे। फिर कहा कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा और मुश्किलात होंगी सामने। तो एक बात कही गई कि दृढ़ प्रतिज्ञ सेना, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, दृढ़ प्रतिज्ञ मतलब मजबूत इरादों वाली सेना का रास्ता चीन की तोपें नहीं रोक सकती। इस तरह की फालतू बात को करते कराते जनरल साहब ने सेना के मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तो आज मैंने जिस तरीके से जनरल कॉल ने अपनी भूमिका को वहाँ पर जाकर के रखा, उससे मैंने आपको अवगत कराया कि किस तरीके से जनरल कॉल ने अपनी थागला एरिया में या नामकाचूर में या ढोला चौकी के आसपास जाकर के अपनी एज ए कोर कमांडर की भूमिका को रखा। अच्छा, अभी बाद में एक जिक्र और आता है। अभी ये यहाँ से दिल्ली जाएंगे, जब नया सत्रों का मैं ही बता दूँ, दिल्ली जाएंगे चिट्ठी लेकर के, फिर वहाँ पे एक मीटिंग होगी, उसके बाद ये फिर लौटेंगे। फिर जिस रात में अटैक होना होगा उस रात को ये वहाँ से उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये बता करके कि बीमार है। बड़ी अजीब चक्कर है। और पहुँच तो वास्तव में इनकी थी, क्योंकि सेना का जो भत्ता रुका हुआ था, ऊंचाई भत्ता कई सालों से, वो इनके पहुँचते ही वित्त मंत्रालय से पास हो जाता है। तो नो डाउट उनके पास बहुत बड़ा कोई लिंक होगा उसी समय। लेकिन सवाल है यहाँ पर कि जो कुछ हुआ वो भारतीय इतिहास में एक काला दिन था, नहीं होना चाहिए था। आज भी आप देखिए चीन हमको किस तरीके से सिक्किम और लद्दाख में फिर से लड़ने के मूड में है। कोरोना फैलाने के बावजूद भी वो बेशरम देश चीन मानने को तैयार नहीं है। हमसे ही नहीं, साउथ चाइना सी से, आसियान के देशों से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ कोरिया से, अमेरिका से, सबसे लड़ने के मूड में है। वो उसका ध्यान सिर्फ
इस तरफ है कि वहाँ लोगों का ध्यान कोरोना से हटे। हालाँकि चीन में बहुत जल्दी एक उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग होने वाली है, बहुत सी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएँगी कुछ दिनों में। लेकिन मैंने आपको इस हालात से अवगत कराया कि 62 में क्या हालात थे, और हमको समझना चाहिए कि देखिए चीन अपनी पॉलिसी आज की नहीं 50 साल, 100 साल, 500 साल आगे की बनाता है। एक संकट है वर्तमान विश्व व्यवस्था में, क्योंकि वो किसी भी नियम को नहीं मानता। संकट का शब्द मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो किसी भी व्यवस्था को नहीं मानता, यूएन के नियम को नहीं मानता, 2 देशों की संधि को नहीं मानता, कुछ नहीं मानता। अपने अनुसार चलता है, और फिर आप अगर कमज़ोर पड़ गए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं आपको एक बात यहाँ पे फिर से स्पष्ट कर दूँ कि मैंने यहाँ पे जिन भी जनरल्स का नाम लिया है या जिन भी नेताओं का नाम लिया है, वो सिर्फ़ एक व्यक्ति हैं। मैं सेना और संसद की बाकी सभी लोगों से ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ये एक एजुकेशनल पार्ट है और ये लोगों के सामने आना चाहिए कि आखिर किन हालात में, किन कारणों से सेना की हार हुई। किसी एक व्यक्ति के कारण आप पूरी सेना को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये वास्तव में मैं मनमुटाव था, मैं मानता हूँ 2-3 लोगों का, लेकिन उसके कारण आप पूरी सेना को दोषी नहीं कर सकते। पूरी संसद को आप इसके लिए दोषी नहीं बता सकते, ऐसा कुछ लोगों के कारण ही हुआ। लेकिन मैं सेना की और संसद की बाकी सभी लोगों से ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। अब आपको नए तकनीकी सत्र में मैं आपको आगे की ओर ले चलूँगा, धीरे-धीरे आप भी समझते चलें किस तरह सेना अब आगे मूव करती है, किस तरह युद्ध शुरू होता है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें अभी हैं। थोड़ा-सा लंबा चल रहा है ये सत्र, लेकिन मुझे मालूम है कि चीन जैसे दुश्मन को समझने के लिए आपको पहले हमारा इतिहास भी समझना पड़ेगा। आज जो कुछ भी होता है, सेना की मुठभेड़, हाथापाई चीन के साथ कुछ भी होती है, वो चीन का बहुत बढ़िया सोचा समझा प्लान होता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही चले आते हैं, वो सोच के आते हैं क्या करना है, उसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। चलिए फिर आपसे नए तकनीकी सत्र में मुलाकात होगी, तब आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद।